दोस्तों, मैं सचिन त्रिपाठी A to Z स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं CDP के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो इसमें टिक लगा ही है, हमारा पहला ही आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, कौशल अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, अधिगम अंतरण का। तो दोस्तों, इसमें भी हमारा आंसर लगा ही है, बी है प्रेक्षण अधिगम का। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद सघन अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो हमारा आंसर होगा समुचित उपचारात्मक कार्य। एक शिक्षक, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है या इंगित करता है। वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। दोस्तों, हमारा आंसर यही हो जाएगा, वह संवेदनात्मक रूप से वो नहीं है संतुलित। क्यों? क्योंकि पता लगा वो घर से अपनी बीवी से लड़ाई करके आया है और बच्चों पे गुस्सा उतार रहा है। नहीं, यही होता है टीचर, अगर कोई टीचर होते हैं ना। NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, हमारा पांचवें का आंसर हो जाएगा आंसर बी। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संतुति प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, हमारा छठवां क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। क्या वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। दोस्तों, हमारा पहला ही आंसर सही होगा, वो कैसे सीखते हैं ये निर्भर करता है। तो अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाता है, डिसलेक्सिया हो जाएगा, शब्द जम्बलिंग विकार होगा, डिसलेक्सिया होगा, डिमोर्फीमिया होगा। दोस्तों, हमारा सातवें आंसर हो जाएगा का, शब्द जम्बलिंग विकार। क्या हो जाएगा आंसर ए, शब्द जम्बलिंग विकार। तो अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। तो दोस्तों, आठवें का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हमें सही लग रहा है, लेकिन बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। ये हमें और अच्छा आंसर लग रहा है, तो हमारा यही आंसर सही होगा। क्योंकि बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, ये भी गलत है। बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं, ये भी गलत है। कोहलरबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो दोस्तों, हमारा 9 का आंसर होगा ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ए हो जाएगा। 10 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिज कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, दौड़ना, फुदकना, लिखना। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा लिखना, जो कि सूक्ष्म गतिज है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास लेके जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे भाग्य पर छोड़ देंगे। तो दोस्तों, हम उसे उसके भाग्य पर तो छोड़ नहीं सकते। अगर हम एक अध्यापक हैं तो उसके अभिभावक से शिकायत भी नहीं कर सकते, तो उसको हम स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, आंसर सी। अगला है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा। दोस्तों,
उसकी आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु मतलब मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, ज़्यादा है कि नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा, 120। अगला क्वेश्चन, समेकित शिक्षा इंगित करती है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी। इस सामान्य बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर, क्वेश्चन बी। 5वां है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, महान व्यक्तित्व के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। दोस्तों हमारा 15 का आंसर होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो अगला है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिशील चिंतन, प्रयोजनात्मक उपागम, लैंगिक पूर्वग्रह। तो दोस्तों हमारा 16 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, लैंगिक पूर्वग्रह। 17वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो दोस्तों यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सभी को पता है कि जो हमारा विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका सिद्धांत है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 18, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो दोस्तों हमारे 18 का आंसर होगा शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए उसको। तो अगला क्वेश्चन 19, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, कौन से पक्ष में आता है, व्यवहार का करना सीखने के गति क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तुम्हारा 19 का आंसर हो जाएगा ए, सीखने के गति क्षेत्र। बच्चे के विकास के 20 क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या सहायता करता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना। तुम्हारा पहला ही आंसर हो जाएगा 20 का ए। 21 है दोस्तों, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, शिक्षार्थी सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार नीति, चरण नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का पालन पालन। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। दोस्तों 22 क्वेश्चन नंबर है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है। तो 22 का हमारा आंसर क्या होगा, पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 23 है हमारा, मानव व्यक्तिगत परिणाम है केवल आनुवंशिकता का पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का, केवल वातावरण का। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 23 का सी। दोस्तों 24 है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर बी, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन 25, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक क्या होना चाहिए, अधिगम की एकमात्र गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षार्थी की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो दोस्तों हमारा 25 का डी आंसर सही हो जाएगा। 26 है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन जी। दोस्तों हमारा आंसर एक सही। अगला प्रश्न 27, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। दोस्तों
धैर्य और लगन सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी होती है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो हमारा क्या होगा? मेरा परिवार सही आंसर। 29 है दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? दोस्तों हमारा 29 का आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक।